नमस्कार, मेरा नाम निमिल तिवारी है और मैं आप सभी का अचीवर्स आईएएस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से इस लॉकडाउन की अवस्था में मैं और हमारी अकादमी ने आप लोगों के लिए बहुत सारे नए नए वीडियो प्रस्तुत किए थे। आपके आशीष सर ने पेपर 7 का जिम्मेदारी लिया और वहीं मैंने छत्तीसगढ़ जिला दर्शन का मैंने आप लोगों के लिए जिम्मेदारी लिया था। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये भी बोला था कि अगर आप लोगों का व्यवहार हमारे चैनल के लिए उदासीन रहेगा, अगर आप लोग हमारे चैनल को व्यू नहीं करोगे, इसके अलावा उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मैं वहां पर वीडियो को बनाना बंद कर दूंगा। इसी कारण से मैंने 2 दिन से आप लोगों के लिए वीडियो प्रस्तुत नहीं किया था। तो मैं ये आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो को आप पसंद करोगे और इसको ज्यादा ज्यादा क्या करोगे तो शेयर करोगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि यही जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है और आपका जो व्यू है, ये हमारे अकादमी और हमारे शिक्षकों के लिए एक मोटिवेशन है। तो जितना आप हमें मोटिवेट करोगे उतना ही ज्यादा हर एक विषय संबंधित हम आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो प्रस्तुत करने वाले होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है। तो पिछले 2 दिनों से या पिछले 2 बार से मैंने आप लोगों को छत्तीसगढ़ के जिला दर्शन में 2 जिलों से परिचित कराया था। एक आपका गरियाबंद था और दूसरा आपका महासमुंद था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि मैं जो आने वाला वीडियो होगा वो एक जिले से संबंधित होगा, जिसका नाम क्या है तो उसका नाम धमतरी है। तो यहां से आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो एक छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम क्या है, धमतरी। और आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जो धमतरी जिला है, इस धमतरी जिले का जो स्थापना है वो 6 जुलाई 1998 को हुआ। आप लोगों को ये मालूम है कि 6 जुलाई 1998 में हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का निर्माण हुआ था, जिसमें एक का नाम क्या था, धमतरी, दूसरा क्या था, महासमुंद, और महासमुंद के बाद जो तीसरा जिला था उसका नाम क्या था तो उसका नाम कवर्धा था। और ये आपको अच्छे से मालूम है कि 6 जुलाई के अलावा 25 मई 1998 में हमारे छत्तीसगढ़ में 9 नए जिलों का निर्माण हुआ था, 6 जिलों का निर्माण हुआ था। और 6 जिले क्या क्या थे, पहला कांकेर के अलावा क्या, दंतेवाड़ा के अलावा मैंने आपको बताया था क्या तो जशपुर के अलावा कोरिया के अलावा क्या तो कोरबा, और कोरबा के अलावा क्या तो जांजगीर चांपा। तो ये वो 6 जिले हैं जिनका स्थापना कब हुआ, 25 मई 1998। और ये 3 जिले वो हैं जिनका स्थापना कब हुआ, 6 जुलाई 1998। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका धमतरी जिला है जो आज का हमारा टॉपिक है, इसका स्थापना कब हुआ तो 6 जुलाई 1998। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का 14th नंबर का क्या है तो जिला है। तो आपके छत्तीसगढ़ का जो 14th नंबर का जिला है वही जिला हमारा क्या कहलाता है तो धमतरी जिला कहलाता है, जिसका स्थापना 6 जुलाई 1998 को हुआ। और इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि 1998 में सिंहदेव समिति की सिफारिश से हमारे छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 9 जिलों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। उसमें से एक क्या था, धमतरी था। तो ये जो धमतरी जिला है, इस धमतरी जिला की जो मातृ जिला है, जो इसका जो मुख्य जिला था वो क्या था, रायपुर जिला से ही अलग होकर ये हमारा एक नया क्या बना था, जिला बना था। और ये रायपुर संभाग का एक जिला भी है। तो आप ये देखोगे कि इस धमतरी जिला में जो ये शब्द धमतरी है, ये 2 शब्द से मिलकर बनता है, एक आपका धर्म और दूसरा क्या, तरई। मतलब ऐसा तरई जहां धर्म का स्थापना हुआ, उस तरई को हम क्या बोलते हैं तो धमतरी। तो धमतरी मतलब ऐसा तरई जहां किसका स्थापना हुआ, धर्म का। तो इस प्रकार से धर्म के तरई से इस जिले का नाम क्या बना तो धमतरी बना। चलिए, इस धमतरी जिले को समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम इस जिले का एक मानचित्र तैयार कर देते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक जिला है जिसका नाम क्या है, धमतरी। तो आप मुझे बताओ कि इस धमतरी जिले का स्थापना कब हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि इस धमतरी जिले का स्थापना कब हुआ है, तो धमतरी जिले का स्थापना 6 जुलाई 1998 को हुआ है। तो 6 जुलाई 1998 को स्थापित हमारे पास यहाँ एक जिला है जिसका नाम क्या है, धमतरी। और ये धमतरी जिले का एक क्या है तो मानचित्र, नॉट एग्जैक्ट बट थोड़ा बहुत आप मान सकते हो कि ये हमारा क्या है, धमतरी जिला है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा धमतरी जिला होगा तो धमतरी जिला है तो ये धमतरी जिला अपने उत्तर में एक जिले को टच करेगा, और ये जो जिला होगा इसका नाम क्या है तो दुर्ग जिला। तो अपने ये उत्तर पश्चिम में एक जिले को स्पर्श करता है जिसका नाम क्या है, दुर्ग है। मान लीजिए ये हमारा धमतरी है, तो ये आपको ये भी ध्यान देना होगा कि धमतरी जिला अपने उत्तर में फिर से एक जिले को स्पर्श करेगा जिसका नाम क्या होगा तो रायपुर होगा। अगर ये हमारा जिला क्या है, धमतरी है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि धमतरी जिला
अपने पूरे उत्तर पूर्व में, और उत्तर पूर्व से लेकर अपने पूरे पूर्व तक एक जिले को यह स्पर्श करेगा जिसका नाम क्या है, तो गरियाबंद। तो ये गरियाबंद से ये बहुत बड़ा एक बॉर्डर शेयर करता है। तो ये पूरा भाग क्या हो गया, गरियाबंद का। अगर ये हमारा धमतरी जिला है तो धमतरी जिला अपने पूरे पश्चिम में एक जिले को स्पर्श करता हुआ नजर आता है जिसका नाम क्या है, तो बालोद। बालोद के अलावा हमें देखेंगे कि अपने ये दक्षिण पश्चिम में ये एक जिले को, ये दो जिले को स्पर्श करता नजर आएगा। उसमें एक का नाम होगा कांकेर, और कांकेर के अलावा ये एक और जिले को स्पर्श करेगा अपने दक्षिण पश्चिम में जिसका नाम क्या होगा, तो कोंडागांव होगा। और ये अपने पूरे दक्षिण में एक राज्य को स्पर्श करता है जिसका नाम क्या है, तो उड़ीसा राज्य है। तो इस प्रकार से मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो हमारा धमतरी जिला है ये छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ के 6 जिलों से जिलावर सीमा बनाता है और एक राज्यवर सीमा बनाता है। और ये 6 जिलावर किससे, जो 6 जिलावर सीमा किससे बना रहा होगा, तो पहला गरियाबंद से, दूसरा रायपुर से, तीसरा दुर्ग से, चौथा बालोद से, पांचवा कांकेर से और छठवा कोंडागांव से। और एक राज्यवर सीमा बना रहा है किससे, उड़ीसा से। ध्यान दीजिएगा उड़ीसा का ये जो राज्यवर सीमा है इसकी जो लेंथ है वो करीब 18 से 25 किलोमीटर का है। तो ये ध्यान दीजिएगा धमतरी जिला आपके छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला है जो सबसे न्यूनतम जिलावर सीमा बना, सबसे न्यूनतम राज्यवर सीमा बनाता है। तो सबसे न्यूनतम राज्यवर सीमा बनाने वाला ये हमारा क्या है, जिला है। और ये न्यूनतम राज्यवर सीमा किससे बना रहा है, तो उड़ीसा राज्य से बना रहा है। तो इस प्रकार से ये 6 जिला और एक राज्य को स्पर्श करने वाला क्या हुआ, जिला हुआ। और इस जिले का स्थापना कब हुआ, तो 6 जुलाई 1998। और ये जिला हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर का जिला है, तो ये जिला हमारे छत्तीसगढ़ का 14वें नंबर का क्या है, तो जिला है। अब अगर मुझे इस जिले में प्रवेश करना होगा तो इस जिले में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं रायपुर से एक नेशनल हाईवे पकड़ूंगा। और ये जो नेशनल हाईवे मेरा होगा इसका नाम होगा क्या, तो NH30। तो ध्यान दीजिएगा मुझे एक यहां पर एक नेशनल हाईवे मिल जा रहा है और ये जो नेशनल हाईवे है इसका नाम क्या है, तो NH30 है। और आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर मैं NH30 की बात कर रहा हूं तो NH30 आपका ये वो रोड है जो आपके मध्य प्रदेश से निकलता है और मध्य प्रदेश से निकलकर ये कवर्धा जिला में प्रवेश करता है। कवर्धा से ये आगे बेमेतरा जिला जाता है और बेमेतरा से ये बलौदाबाजार के सिमगा से ये रायपुर की ओर आगे बढ़ता है। फिर रायपुर से ये कहां जाएगा, धमतरी जिला। धमतरी जिला से ये कहा जाएगा हल्का सा बालोद, फिर कांकेर, फिर कोंडागांव, फिर बस्तर और फिर सुकमा। और ये जो NH30 है इस NH30 का जो पुराना नाम NH43 भी है। ध्यान दीजिएगा जब भारत में सड़कों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1988 में तो उस समय इस रास्ते का नाम क्या था, NH43। इसी NH43 का रीनंबरिंग 2010 में हुआ। ध्यान दीजिएगा आपके भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का जो रीनंबरिंग हुआ है वो कब हुआ है, 2010 को। तो 2010 से इसी NH30 को, इसी NH43 को हम क्या बोलते हैं, NH30 बोलते हैं। तो NH30 जो है उसका पुराना नाम क्या है, NH43। और 2010 से हमने इसको क्या बोला है, तो NH30 बोला है। और ये जो है NH30 ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो ध्यान दीजिएगा कभी अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH30 है। और इसी NH30 के माध्यम से अब रायपुर से एंटर कर सकते हो हमारे आज के जिला जिसका नाम क्या है, धमतरी जिला है। तो चलिए हम देखते हैं कि धमतरी जिला में हम प्रवेश करके देखते हैं किसे, NH30 से। हालांकि उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको ये मालूम है कि रायपुर में यहां पर एक जगह है इसका नाम है आरंग, और आरंग के ऊपर आप जाओगे तो आपको मिलेगा तिल्दा, और तिल्दा के उधर में क्या है, सिमगा। मैंने आपको गरियाबंद में पढ़ाया था कि सिमगा से एक स्टेट हाईवे निकलता है जिसका नाम है SS20। वो सिमगा से आपको कहां ले जाएगा, तिल्दा नेवरा। तिल्दा नेवरा से आप कहां ले जाएगा, तो गुल्लू। गुल्लू से कहां, आरंग। आरंग से कहां, तो राजिम की ओर। तो आरंग से ये कहां जा रहा था, राजिम। और ये राजिम से यही जो आपका स्टेट हाईवे है ये आपका राजिम से ये सीधा कहां जाएगा, तो धमतरी जिला का एक जगह जिसका नाम क्या है, तो मगरलौद। तो यहां पर आपको जगह मिलेगा जिसका नाम क्या है, मगरलौद। तो मगरलौद अगर आपको आना है किससे, स्टेट हाईवे से या गरियाबंद से, तो आप एक स्टेट हाईवे पकड़ सकते हो जिसका नाम क्या है, तो SH20। तो यहां पर हमको एक स्टेट हाईवे मिल गया SH20। इसके अलावा ये हमारा अगर बालोद है तो बालोद के इधर में आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम क्या है, राजनांदगांव।
और ध्यान दीजिएगा जो राजनांदगांव है, उसी राजनांदगांव से एक स्टेट हाईवे निकल जाता है जिसका नाम है SS23, और वो SS23 आपके राजनांदगांव से बालोद के गुंडरदेही ले जाता है, और बालोद के गुंडरदेही से वो आगे बढ़ जाएगा, और गुंडरदेही से वो आपको सीधा कहां ले जाएगा, तो धमतरी ले जाएगा, और धमतरी से वो आपको सीधा आपको नीचे की ओर ले जाने वाला है, कहां, धमतरी जिले के जो कहां ले जाने वाला है, तो नगरी की ओर ले जाने वाला है। तो अगर आपको दक्षिण धमतरी जाना है, अगर आपको नगरी जाना है, तो नगरी जाने के लिए भी आपको मैंने एक स्टेट हाईवे बताया जिसका नाम क्या है, SS23। तो मैंने यहां पे आपको दो स्टेट हाईवे बताया, एक SS20 है, SS20 से आप कहां जाओगे, मगरलौद, और वह जो SS23 है वो राजनांदगांव से आपको सीधा ले जाने वाला है, कहां, नगरी की ओर, और बीच में क्या पड़ने वाला है, एक जगह जिसका नाम क्या है, तो धमतरी, और यही धमतरी हमारे धमतरी जिले का क्या है, तो जिला मुख्यालय है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेशनल हाईवे से। तो नेशनल हाईवे क्रमांक 30 जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, और इसी नेशनल हाईवे का पुराना नाम क्या है, NH43 है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम NH30 से प्रवेश करेंगे धमतरी जिला में, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको यहां पर एक जगह मिलने वाला है जिसका नाम क्या है, तो कुरूद है, और कुरूद के पास हमें क्या मिलने वाला है, देमार, जिसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, कुरूद देमार। इसी कुरूद के आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंडेल। हालांकि इस कंडेल से पहले आपको एक और जगह मिल जाएगा, नाम होगा देवपुर। तो एक जगह क्या मिलेगी आपको, कंडेल का ही क्या, तो देवपुर। तो आप NH30 से एंटर करो, पहले क्या मिलेगा, कुरूद, और कुरूद के आगे क्या है, तो कंडेल है। जब हम इसी कंडेल से आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कंडेल के ठीक आगे में आपको जगह क्या मिलने वाला है, तो धमतरी मिलने वाला है। तो अगर आपको धमतरी जिला जाना है या धमतरी में जाना है, तो आप कौन सा नेशनल हाईवे पकड़ रहे हो, NH30। उस NH30 से आप एंटर किए, पहले क्या मिला आपको, कुरूद देमार, उसी कुरूद देमार से के आगे आपको क्या मिलेगा, कंडेल देवपुर, और उसी कंडेल देवपुर के आगे में आपको क्या मिलने वाला है, धमतरी मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये धमतरी है तो इसी धमतरी के पास आपको यहां एक जगह मिलने वाला है जिसका नाम क्या है, तो रुद्री। इसके अलावा ठीक यहां पर आपको एक जगह मिलने वाला है, यह क्या है, धमतरी से कहां जाएगा, रुद्री जाएगा। ठीक है, इसके अलावा धमतरी के यहां पर आपको जगह क्या मिलने वाला है, बागोद, और एक गांव का नाम क्या है, तो बंजारी धाम। इसको हम एक साथ क्या बोलेंगे, बंजारी धाम बागोद। ठीक है, तो इधर बंजारी धाम बागोद, इधर क्या है, रुद्री, और इधर क्या है, धमतरी। आपको यह भी ध्यान देना होगा कि हमारा ये जो क्या है, धमतरी जिला में हमको बहुत सारे पहाड़ी श्रृंखला मिलती है। जैसे यहां पर मुझे एक पहाड़ी श्रृंखला मिलेगी, और ये जो पहाड़ी श्रृंखला है, इस पहाड़ी श्रृंखला को मैं बोलूंगा गट्टा सिल्ली पहाड़ी। तो आपको यहां पर एक पहाड़ी क्या मिलने वाला है, गट्टा सिल्ली पहाड़ी। तो ये मेरा क्या हो गया, गट्टा सिल्ली पहाड़ी। इसी गट्टा सिल्ली पहाड़ी के अलावा ये जो आपका उड़ीसा है, इस उड़ीसा से भी एक पहाड़ी श्रृंखला आपको आता हुआ नजर आएगा, और ये जो आपका पहाड़ी श्रृंखला है, इस पहाड़ी श्रृंखला को हम बोलेंगे महेंद्रगिरी। ध्यान दीजिएगा, महेंद्रगिरी पर्वत जो कि उड़ीसा का सबसे ऊंचा चोटी भी है, उसी महेंद्रगिरी श्रृंखला का एक श्रृंखला आपको नजर आने वाला है, कहां पर, धमतरी में। और इसी महेंद्रगिरी को आप यहां पर बोलने वाले हो क्या, तो सिहावा पर्वत। तो ये सिहावा गांव के नाम से यहां पर क्या है, सिहावा। तो ये आपका सिहावा गांव है, और ठीक यहां पर आपका मेचका गांव है। तो धमतरी में यहां पर क्या है, मेचका, और यहां पर क्या है, सिहावा। तो इसके लिए नगरी के कारण हम क्या बोलते हैं, नगरी सिहावा, और मेचका नाम से क्या है, मेचका सिहावा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका सिहावा पर्वत है, और इसी सिहावा पर्वत का एक और नाम आपने क्या बोला, महेंद्रगिरी के नाम से भी ये जाना जाता है। कौन सा, सिहावा पर्वत। ठीक है, हालांकि इसी श्रृंखला में आपको महेंद्रगिरी के अलावा इसी सिहावा के पास आपको एक और श्रृंखला मिलेगा जिसका नाम है मंदागिरी। क्या गिरी, मंदागिरी पर्वत। तो आपको एक और पर्वत क्या मिल रहा है, मंदागिरी पर्वत। तो ये आपका मंदागिरी पर्वत, ये पूरा सिहावा। तो सिहावा में क्या है, मंदागिरी और महेंद्रगिरी। इसके अलावा ये पूरा श्रेणी क्या है, तो गट्टा सिल्ली। तो गट्टा सिल्ली यहां एक गांव भी है, मैं यहां लिख भी देता हूं। तो ये क्या है, गट्टा सिल्ली। तो गट्टा सिल्ली और महेंद्रगिरी और मंदागिरी, महेंद्रगिरी और मंदागिरी को आप एक साथ क्या बोल रहे हो, सिहावा पर्वत। क्या बोले आप, सिहावा पर्वत। और ध्यान दीजिएगा, नगरी के सिहावा पर्वत से एक नदी का उद्गम हो जाता है, और ये नदी आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये नदी हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है, और इस नदी को हम क्या बोलते हैं, तो महानदी बोलते हैं। तो ये आपकी महानदी यहां बह रही है,
और यही महानदी आपके कुरुद देमार होते हुए कहां जाता है, तो ये राजिम जाता है, और राजिम में जाकर इसी नदी से दो नदी मिल जाता है, और वो दो नदी आपको मालूम है बहुत अच्छे से, क्या क्या, तो पैरी, और पैरी के अलावा क्या, तो सोंधुर नदी। तो सोंधुर का भी उद्गम आपको मालूम है कि सोंधु नदी का उद्गम क्या है, तो सोंधु नदी का उद्गम मैंने आपको पढ़ाया था गरियाबंद में कि जो सोंधुर नदी है उसका उद्गम उड़ीसा का नवरंगपुर है। तो उड़ीसा के नवरंगपुर से, तो उड़ीसा के नवरंगपुर से सोंधुर नदी का क्या है, उद्गम है। और सोंधु नदी सबसे पहले उड़ीसा से कहां जाता है, धमतरी जिला, और धमतरी जिले के बाद ये कहां जाता है, गरियाबंद जिला, और गरियाबंद जिला में ये किससे मिल जाता है, तो पैरी से मिल जाता है, और फिर पैरी किससे मिलती है, महानदी से। तो यहां पे ये नदी क्या है, तो सोंधुर नदी। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि सोंधुर नदी का उद्गम क्या है, तो सोंधुर नदी का उद्गम नवरंगपुर है। आप पिछले वीडियो में देखना, मैंने कुछ आपको बताया था कि उड़ीसा का जो नवरंगपुर है, उड़ीसा का नवरंगपुर एक रेडिएटिंग जोन है जहां से बहुत सारी नदियां रेडिएट होती है। मैंने बताया था कि भाई नवरंगपुर मतलब कोरापुट, और इसी के पास एक जगह क्या है, कालाहांडी। कालाहांडी से एक नदी, इसका नाम क्या है, इंद्रावती। कोरापुट के पास एक नदी का उद्गम क्या है, सबरी। यहीं से एक नदी क्या है, मचकुंड। यहीं से एक और नदी क्या है, सिलेरू। इसके अलावा नवरंगपुर से एक नदी का उद्गम क्या है, भास्केल। भास्केल के बाद क्या नदी है, नारंगी, जो कि कहां जा रहा है, कोंडागांव। फिर एक नदी क्या है, सोंधुर, और सोंधुर कहां जा रहा है, तो धमतरी जिला। धमतरी जिले के बाद कहां जा रहा है, गरियाबंद जिला। फिर एक नदी जो गरियाबंद जा रहा है वो क्या है, तो तेल नदी। इसके अलावा एक नदी क्या है, तेल नदी सहायक क्या है, तो हाथी नदी। और यहां से उदयंती आगे मिल रहा है कहां पर, तो नुआपाड़ा में, किससे, तेल नदी से। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया था अपने पिछले जिला दर्शन में, इसका नाम क्या था, गरियाबंद में। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये नवरंगपुर का जो एरिया है ना, ये एक रेडिएटिंग जोन है, यहां से नदियां रेडिएट हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें एक नदी क्या है, सोंधुर है, और यही सोंधुर नदी उड़ीसा से प्रवेश करेगा कहां पर, धमतरी जिला में। और धमतरी जिला में प्रवेश करने के बाद इस मेचका सिहावा में, इसी मेचका सिहावा में यहां पर ये एक जलाशय का निर्माण हो जाता है यहां पर, और जलाशय को बोलते हैं सोंधुर जलाशय। तो आपको एक जलाशय मिलने वाला है क्या, सोंधुर जलाशय, कहां पर, धमतरी के मेचका सिहावा में। और सोंधुर जलाशय का जो स्थापना है वो 1979 को हुआ। सो सोंधुर डैम वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1979 एंड इट सिचुएटेड एट मेचका सिहावा। तो मेचका सिहावा में आपको सोंधुर जलाशय मिलेगा। नदी कौन सा है, तो सोंधुर नदी है। और इसी सोंधुर नदी का एक धारा आपको यहां दिख जाएगा गट्टा सिल्ली में, जहां आपको एक वाटरफॉल मिल जाएगा, और इस वाटरफॉल का नाम है नरहरा वाटरफॉल। मतलब धमतरी में आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध वाटरफॉल मिलने वाला है, जिसका नाम क्या है, नरहरा वाटरफॉल। तो इस प्रकार से आपको दो नदी मिल रही है, एक क्या है, सोंधुर नदी है, और एक क्या है, तो आपका महानदी है। और ध्यान दीजिएगा, इसी सिहावा पर्वत में जो आपका महानदी से एक नदी धारा मिल जाती है, इसका नाम क्या है, सीता नदी। तो आपको एक और नदी क्या मिला है, सीता नदी। इसी सीता नदी के नाम से यहां पर एक अभ्यारण्य भी है, इसका नाम क्या है, सीता नदी अभ्यारण्य, जो मैं आखिरी में आपको बताने वाला हूं। तो ये एक नॉर्मल आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, किसका, आपको धमतरी जिले का। तो धमतरी जिले के नीचे में क्या है, सिहावा पर्वत। उसी सिहावा पर्वत में दो पर्वत मैंने आपको बताया, क्या क्या, महेंद्रगिरी और मंदागिरी। जो सिहावा पर्वत के पास दो गांव है, एक का नाम क्या है, नगरी, और एक का नाम क्या है, मेचका, जिसका हम इसको क्या बोलते हैं, नगरी सिहावा और मेचका सिहावा। मेचका सिहावा में एक नदी प्रवेश करते से नाम क्या है, सोंधुर। और सोंधुर नदी का जो उद्गम है वो क्या है, तो वो नवरंगपुर है, कहां का, उड़ीसा का। और जो सोंधुर नदी है वो मेचका सिहावा में एक जलाशय का निर्माण करती है, इसका नाम क्या है, सोंधुर जलाशय, जिसका स्थापना कब हुआ, 1979 को। और आगे चलकर जब एक गट्टा सिल्ली पर्वत से जब इसका एक धारा, इसका जब एक पर्वतीय जल जब यहां से गुजरता है, तो यहां पर एक वाटरफॉल बनता है, इसका नाम क्या है, नरहरा जलप्रपात। तो नरहरा जलप्रपात कभी अगर आपसे पूछा कि किस जिले में है, तो नरहरा जलप्रपात आपका धमतरी जिले में है।
फिर यही सोंदू नदी कहां चला जाएगा? गरियाबंद के कहां? राजिम में। और राजिम में इसकी मुलाकात किससे हो जाएगी? पैरी से। फिर पैरी किससे मिल जाएगी? महानदी से। इसके अलावा यहीं पर से इसी नगरी सिहावा से एक नदी का उद्गम से नाम क्या है? महानदी। और महानदी आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। तो एक काम करते हैं कि आज का जो क्लास है वो मैं नगरी सिहावा से ही चालू करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप नगरी सिहावा पहुंचोगे तो नगरी सिहावा जाने के लिए आपको स्टेट हाईवे क्रमांक 23 को पकड़ना होगा। इस SS 23 से जब हम सिहावा पर्वत जाएंगे तो इसी सिहावा में आपको महानदी का उद्गम मिलेगा। तो महानदी के उद्गम को देखने के लिए आप क्या करोगे? आप सिहावा जाओगे, उसी सिहावा में आप महेंद्रगिरी पर्वत को चढ़ोगे। देखो सिहावा में दो पर्वत, एक मंदागिरी और एक महेंद्रगिरी। तो सिहावा के कौन से पर्वत में आपको चढ़ना है? महेंद्रगिरी पर्वत में। जब महेंद्रगिरी पर्वत में चढ़ोगे तो सबसे पहले आपको एक मंदिर मिलेगा जिसका नाम है राम जानकी मंदिर। तो राम जानकी मंदिर में सीता मैया और भगवान राम को आप क्या करोगे? प्रणाम करोगे। तो भगवान को प्रणाम करने के बाद आप आगे बढ़ोगे। जब आगे बढ़ोगे तो आपको फिर से एक मंदिर मिलेगा, इसका नाम होगा लक्ष्मी चरण। फिर लक्ष्मी चरण को, मां लक्ष्मी को आप क्या करोगे? प्रणाम करोगे। लक्ष्मी चरण के आप ऊपर जाओगे। तो जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको महेंद्रगिरी पर्वत के ऊपर में श्रृंगी ऋषि आश्रम मिलेगा। क्या आश्रम मिलेगा? श्रृंगी ऋषि आश्रम। मतलब यहां पर एक आश्रम है जिनका नाम क्या है? तो श्रृंगी ऋषि आश्रम। श्रृंगी ऋषि आश्रम से तात्पर्य यह है कि यहां पर एक हर्मिट हुआ करते थे, यहां एक एस्केटिक हुआ करते थे, एक सेज हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था? तो श्रृंगी था। श्रृंगी वो ऋषि थे जो रामायण कालीन है। रामायण काल में श्रृंगी ऋषि सिहावा पर्वत में तपस्या करते थे। इसी रामायण काल में जांगी चांपा और बलौदा बाजार के मतंगा वन में मतंगा ऋषि तपस्या करते थे। मतंगा ऋषि के जो शिष्या थी वो कौन थी? सबरी माता। तो एक मतंगा ऋषि जो आपको शिवनारायण में मिल जाएंगे। तो मतंगा ऋषि जिनकी शिष्या कौन थी? सबरी माता। वैसे सिहावा पर्वत में कौन? श्रृंगी ऋषि। और कांकेर में कौन? तो कांके ऋषि। तो ऋषि कांके या ऋषि काकराय आप बोल दो। तो ऋषि काकराय तपस्या कर रहे हैं कहां पर? कांकेर में। श्रृंगी ऋषि तपस्या कहां कर रहे हैं? सिहावा में। और मतंगा ऋषि तपस्या कहां कर रहे हैं? तो शिवरी नारायण में। जो श्रृंगी ऋषि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाराजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि से इसी सिहावा पर्वत में एक अनुष्ठान कराए थे ताकि उनको पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र की मनोकामना के लिए भी लोग यहां दर्शन करने आते हैं। किनका? तो श्रृंगी ऋषि का। श्रृंगी ऋषि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके दो सिंह थे, क्योंकि उनकी माता एक हिरण थी जिनका नाम थी उर्वशी। तो उर्वशी इनकी माता का नाम था और उर्वशी एक हिरण थी। तो एक हिरण के पुत्र कौन थे? श्रृंगी थे। तो श्रृंगी एक हिरण के पुत्र थे, उनसे कारण उनके दो क्या थे? सिंह थे। तो सिंह होने के कारण उनका नाम क्या पड़ा? तो श्रृंगी ऋषि पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, श्रृंगी ऋषि के एक शिष्य थे जिनका नाम था महानंदा। और महानंदा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसी महानंदा नामक शिष्य के नाम से श्रृंगी ऋषि ने इस नदी का नाम क्या रखा है? तो महानदी रखा है। सीजीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि महानदी का महाभारत काल में नाम क्या था। तो आप सभी ने ऑप्शन लिखा था महानंदा, क्योंकि कुछ पुस्तकों में महानंदा दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, महानदी का नाम महानंदा ना होकर महानदी का नामकरण महानंदा के नाम से हुआ। महानंदा यहां पर क्या है? शिष्य है। तो उन्हीं शिष्य के नाम से महानदी का नाम क्या पड़ा? महानदी पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रृंगी ऋषि है, श्रृंगी ऋषि एक बार अपने श्रद्धालुओं को बोले थे, जब उनके श्रद्धालु गंगा धाम में गए थे, तो वो अपने श्रद्धालु को बोले थे कि गंगा धाम आप जा रहे हो तो गंगा धाम से आप मेरे लिए गंगा नदी का पानी लेकर आना। तो जब श्रद्धालु गंगा नदी का पानी लेकर आए थे तो श्रृंगी ऋषि उस समय तपस्या कर रहे थे। तो श्रद्धालुओं ने श्रृंगी ऋषि के सामने में वो गंगा माता का पानी को वहां पर छोड़ दिए थे। लेकिन जब श्रृंगी ऋषि तपस्या से उठे तो अचानक से वो जो पताल था जिसमें क्या था? तो मतलब गंगा का पानी था, तो वो गिर गया था, जिसके कारण गंगा माता गुस्सा गई थी इनसे। और गुस्साने के बाद इसी के धरती में वो प्रवेश कर गई थी, सिहावा के धरती पर। जिसके बाद यहां से एक नदी का उद्गम नाम क्या है? तो महानदी। और इसी कारण से ये जो महानदी है, इस महानदी के बहुत सारे नाम हमको मिल जाएंगे। इससे पहला है चित्रोत्पला। तो एक नाम क्या है? चित्रोत्पला गंगा। चित्रोत्पला के अलावा आपको एक और नाम क्या मिलेगा? नीलोत्पला। नीलोत्पला सतयुग में इसका नाम था और चित्रोत्पला द्वापर युग में नाम था। तो नीलोत्पला और चित्रोत्पला।
इसके अलावा कनकन नदी, महानदी का एक और नाम क्या है? कनकन नदी। कनकन नदी के अलावा कनक नंदिनी, कनक नंदिनी के अलावा आप देखोगे महाश्वेता, महाश्वेता के अलावा श्वेत गंगा, श्वेत गंगा। तो महाश्वेता के अलावा क्या आएगा? श्वेत गंगा। श्वेत गंगा के अलावा नंदवाहिनी, नंदवाहिनी के अलावा मंदवाहिनी, और मंदवाहिनी के अलावा जय रथ। तो ये सब नाम है किनका? महानदी का। ध्यान दीजिएगा, मैंने महानंदा नहीं बोला अभी तक, महानंदा के नाम से महानदी है। तो ये नाम क्या क्या महानदी का? तो चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकन नदी, कनक नंदिनी, महाश्वेता, श्वेत गंगा और जयरथ, और नंदवाहिनी और मंदवाहिनी। तो ये सब नाम है किनका? महानदी का। और इसी महानदी का जो उद्गम है वो क्या है? तो सिहावा पर्वत है। और उसी सिहावा पर्वत में आपको एक आश्रम मिल जाएगा जिनका नाम क्या है? श्रृंगी ऋषि का आश्रम। और श्रृंगी ऋषि का नाम श्रृंगी इसलिए पड़ा क्योंकि उनके क्या थे? तो सिंह थे। और ध्यान दीजिएगा, श्रृंगी ऋषि के आश्रम के ऊपर में आपको इसी सिहावा पर्वत में एक देवी माता का मंदिर मिलेगा जिनका नाम है शांता देवी मंदिर। क्या मंदिर? शांता देवी मंदिर। और उसी शांता देवी मंदिर में इसी सिहावा पर्वत में एक गुफा मिलेगा जिसका नाम क्या है? तो शांता गुफा। तो आपको शांता गुफा मिलने वाला है कहां पर? सिहावा पर्वत में। उसी शांता गुफा को जब आप देखोगे तो गुफा से जब नीचे की ओर देखोगे तो आपको 3 तालाब दिखेंगे। कहां पर? इस सिहावा में। हालांकि जब इसके आगे आप बढ़ोगे तो शांता गुफा के आगे में आपको गणेश घाट मिलेगा। क्या मिलेगा? गणेश घाट। और ध्यान दीजिएगा, यही गणेश घाट महानदी का उद्गम स्थल है। तो महानदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? तो गणेश घाट है। कहां पर? तो सिहावा पर्वत में। तो अगर आपको महानदी का उद्गम स्थल देखना है सिहावा में, आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप सिहावा नगरी जाओगे। नगरी सिहावा के जो आपका महेंद्रगिरी पर्वत है उसको आप चढ़ोगे तो सबसे पहले आपको एक मंदिर क्या मिलेगा? राम जानकी मंदिर। राम जानकी मंदिर के बाद क्या मिलेगा? लक्ष्मी चरण। लक्ष्मी चरण को देखने के बाद आप कहां जाओगे? तो आप सीधा ऊपर पहुंचोगे कहां? श्रृंगी ऋषि के आश्रम में। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में श्रृंगी ऋषि को प्रणाम करने के बाद आप आगे बढ़ोगे, कहां जाओगे? शांता देवी का मंदिर। शांता देवी के मंदिर को देखने के लिए आप कहां जाओगे? शांता गुफा। और शांता गुफा में देवी माता का आराधना करने के बाद आप कहां जाओगे? गणेश घाट। और इसी गणेश घाट से महानदी का क्या है? उद्गम है। और महानदी का नाम महानदी क्यों पड़ा? महानंदा के कारण। और महानंदा कौन है? तो श्रृंगी ऋषि के क्या है? शिष्य हैं। और श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कौन कराए थे? तो महाराजा दशरथ। और महानदी का अन्य नाम क्या है? तो नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनकन नदी, कनक नंदिनी, महाश्वेता, श्वेत गंगा, नंदवाहिनी, मंदवाहिनी और जय रथ। तो ये सब नाम है किसका? महानदी का। मैं जब भूगोल पढ़ाऊंगा या छत्तीसगढ़ का जब आपको मैं नदी अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि महानदी कुल मिलाकर 851 किलोमीटर बहती है। कई जगह 858 भी दिया रहता है, वो गलत नहीं है, ये भी सही है। और 851 किलोमीटर में 286 किलोमीटर आपके ये छत्तीसगढ़ में बहती है। कौन सी? आपकी महानदी। महानदी के संबंध में इस अपवाह तंत्र को मैं बहुत डिटेल में आपको समझा सकता हूं। इसी की कम से कम 100 से 200 सहायक नदी भी आपको समझा सकता हूं। वो तब समझाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? तो नदी अपवाह तंत्र। अभी बस इतना आप जान लीजिए कि हम जिला ट्रेसिंग बस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? सिहावा पर्वत। अब ध्यान दीजिए, सिहावा पर्वत के महेंद्रगिरी पर्वत को छोड़कर मैंने आपको एक और पर्वत बताया था, इसका नाम क्या है? तो मंदागिरी पर्वत। और जब आप मंदागिरी पर्वत जाओगे तो मंदागिरी पर्वत में आपको एक आश्रम मिलेगा। और ये जो आश्रम होगा वो महर्षि गौतम का आश्रम होगा। ध्यान दीजिए, सिहावा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां सप्त ऋषियों का आश्रम है। उन सप्त ऋषियों के आश्रम में जो प्रमुख आश्रम है वो क्या है? श्रृंगी ऋषि और तो गौतम ऋषि। गौतम ऋषि वो जिन्होंने हमको हल चलाना सिखाया, जिन्होंने संसार को किसानी कार्य करना सिखाया। तो उन्हीं गौतम ऋषि को प्रणाम करने के लिए हम कहां जाने वाले हैं? हम सिहावा पर्वत के मंदागिरी पर्वत जाएंगे। तो सिहावा का नाम सप्तऋषि से पड़ा है। और उन्हीं सप्तऋषियों में 2 ऋषि बता दिया मैं आपको, क्या क्या? एक गौतम ऋषि और एक कौन? श्रृंगी ऋषि। तो गौतम ऋषि को देखने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए आप कहां जाओगे? मंदागिरी।
और श्रृंगी ऋषि को आप प्रणाम करने के लिए कहां जाओगे? महेंद्रगिरी। तो ये आपका क्या था? नगरी सिहावा। ध्यान दीजिएगा, इसी नगरी सिहावा में, जब इसी नगरी सिहावा की मैं बात कर रहा हूं, तो इस नगरी सिहावा में आपको एक और मंदिर मिलेगा। नगरी सिहावा के उत्तर पूर्व में आपको एक मंदिर मिलेगा और इस मंदिर को हम बोलते हैं कर्णेश्वर महादेव मंदिर। तो सिहावा में आपको एक और मंदिर मिलने वाला है जिसका नाम क्या है? तो कर्णेश्वर महादेव मंदिर। तो कर्णेश्वर महादेव मंदिर में महादेव को आप प्रणाम करोगे। और ध्यान दीजिएगा, इस कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माता कौन है? तो 1114 ईस्वी में इस कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माता एक सोमवंशी राजा है। और ये जो सोमवंशी राजा है, इनका नाम क्या है? तो कर्णराज। तो कर्णराज नामक सोमवंशी राजा, ये वो राजा जिन्होंने कांकेर और सिहावा के क्षेत्र में शासन किए थे। तो कर्णराज नामक सोमवंशी राजा ने कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया। कब? 1114 ईस्वी में। ये जो सोमवंशी मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, जब मैं आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा, एक सोमवंशी हम पढ़ेंगे जो कि कांकेर उन्होंने मुख्यतः शासन किया है, जहां मैं एक नाम बोलूंगा, सिंहराज। सिंहराज इस राजवंश के क्या थे? संस्थापक, जिनका पुत्र का नाम क्या था? व्याघ्रराज। और व्याघ्रराज के बाद उनका पुत्र का नाम क्या था? तो बोपदेव। और बोपदेव के समय में ये जो सत्ता था, ये दो भाग में बढ़ गया था। एक जानकारी मिलेगा हमको तहन का पारा अभिलेख से, और एक मिलेगा हमें सिहावा अभिलेख से। ध्यान दीजिएगा, सिहावा अभिलेख को लिखने वाले कौन थे? कर्णराज। कर्णराज का एक और नाम क्या था? कृष्णराज। कर्णराज के जो पुत्र थे उनका नाम था जैतराज। जैतराज के जो पुत्र थे उनका नाम था सोमचंद्र। और सोमचंद्र के जो पुत्र थे उनका नाम था भानुदेव। वही जो तहन कापर अभिलेख को लिखने वाले कौन थे? तो पंपराज। कौन थे? पंपराज। और पंपराज के जो फादर थे उनका नाम क्या था? सोमराज। तो ये एक राजवंश है, कौन सा? सोमवंशी राज। सोमवंशी शासक हुआ करते जिन्होंने कांकेर और इस सिहावा के क्षेत्र में शासन किया था, जिसमें मैंने नाम क्या लिया है? कर्णराज। कर्णराज के बारे में जानकारी कहां से मिलता है? सिहावा अभिलेख से। और इसी कर्णराज का एक और नाम क्या है? कृष्णराज। और इसी कृष्णराज ने इस सिहावा में एक मंदिर का निर्माण किया, इसका नाम क्या है? कर्णेश्वर महादेव मंदिर। तो ये आप याद रखिएगा, ये जो राजवंश मैं आपको अलग से बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं जितने भी जो इतिहास है छत्तीसगढ़ के, वो अभिलेखों के माध्यम से बढ़ाता हूं, तो वो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। बस ये ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने क्या बोला? कर्णराज। और कर्णराज जो है उन्होंने ही कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया और उन्होंने एक अभिलेख लिखा। क्या अभिलेख? सिहावा अभिलेख। तो इस प्रकार से आपके सिहावा, इस नगरी सिहावा में आपको एक और मंदिर मिल जाता है, नाम क्या है? कर्णेश्वर महादेव मंदिर। तो ये पूरा एरिया क्या हो गया? नगरी सिहावा का। आपको यह भी ध्यान देना होगा कि इसी नगरी सिहावा में एक नदी बह रही है, कौन सी? सीता नदी। तो ध्यान दीजिएगा, इस सीता नदी के नाम से इस क्षेत्र में एक अभ्यारण्य भी है, जिसका नाम क्या है? तो इस अभ्यारण्य का नाम है सीता नदी अभ्यारण्य। सीता नदी अभ्यारण्य आपकी छत्तीसगढ़ का पहला वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जो पहला अभ्यारण्य वो कुटरू गेम सेंचुरी है। कुटरू गेम सेंचुरी का स्थापना 1958 में आसपास हुआ था, लेकिन जो सीता नदी अभ्यारण्य है उसका स्थापना 1974 में हुआ। तो 1974 को स्थापित पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहां का? छत्तीसगढ़ का। इसका जो टोटल एरिया है वो 536.36 स्क्वायर किलोमीटर, ये कोर जोन है। किसका? सीता नदी अभ्यारण्य का। टोटल एरिया 559 है। तो ध्यान दीजिएगा, 536.36 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र किसका है? तो सीता नदी अभ्यारण्य का। ये सब क्या है? तो कोर जोन। मैंने आपको पढ़ाया था गरियाबंद में कि ये जो आपका सीता नदी अभ्यारण्य है, सीता नदी अभ्यारण्य को हमने मिलाया किससे? उदयंती अभ्यारण्य से। कब? 5 अगस्त 2006 में। और 5 अगस्त 2006 में हमने इन दोनों अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया। प्रोजेक्ट टाइगर लागू करके 20 फरवरी 2009 में हमने इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया। और ये टाइगर रिजर्व हमारे भारत का 29वें नंबर का क्या बना? टाइगर रिजर्व। तो ये कैसे बना? तो ध्यान दीजिएगा,
851.09 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को हमने कोर जोन बनाया और 991.45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को हमने बफर जोन बनाया। मैंने आपको बोला है कि जब मैं वन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि बफर जोन और कोर जोन क्या होता है। कुल मिलाकर इस टाइगर रिजर्व का एरिया कितना हुआ? 1842.54 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व का टोटल एरिया कितना है? 1842.54 वर्ग किलोमीटर। कोर एरिया कितना है? 851.09। किसी भी किताब में ये नहीं मिलेगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और सीता नदी अभ्यारण्य का एरिया कितना है? 536। और वही जो सीता नदी अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ? 574। और सीता नदी उदयंती को हमने प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया? 5 अगस्त 2006 को। और उसको टाइगर रिजर्व हमने कब बनाया? तो हमने टाइगर रिजर्व इसको बनाया है 20 फरवरी 2009 को। और ये 29वें नंबर का हमारे भारत का क्या है? तो टाइगर रिजर्व है। कौन सा आपका? सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व। और ध्यान दीजिएगा, सीता नदी आपके छत्तीसगढ़ का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मध्य प्रदेश शासन वन्य जीव प्राणी अधिनियम 1973 के तहत इस वन्य जीव अभ्यारण्य का हमने क्या किया था? स्थापना किया था कब? 1974 में। तो इस सीता नदी के नाम से यहां पर क्या हो गया? सीता नदी अभ्यारण्य और सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व भी हो गया। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसी के ठीक आगे क्या है? तो गट्टा सिल्ली है। इस गट्टा सिल्ली के पास से एक नदी का उद्गम हो जाता है, जिसका नाम है सिल्लियारी नदी। और ये जो सिल्लियारी नदी है ना, ये सिल्लियारी नदी महानदी से मिल जाती है। महानदी से मिलने से पहले जो सिल्लियारी नदी है वो एक जलाशय का निर्माण करती है। और ये जो जलाशय है, इस जलाशय का नाम है माडम सिल्ली जलाशय। तो आपको एक जलाशय मिलेगा, इसका नाम क्या है? माडम सिल्ली जलाशय। तो मैं यहां लिख देता हूं, गांव का नाम भी माडम सिल्ली है। तो माडम सिल्ली जलाशय। और ध्यान दीजिएगा, जो माडम सिल्ली जलाशय है ये छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे एशिया का पहला साइफन डैम है। तो पूरे एशिया का पहला जो साइफन डैम है वो क्या है? तो माडम सिल्ली है। तो माडम सिल्ली आपका एशिया का पहला क्या था? साइफन डैम। इसके अलावा ये जो महानदी है, जब महानदी यहां से निकलती है तो कांकेर, ध्यान दीजिएगा, कांकेर के पास या कांकेर के बॉर्डर में ये एक जलाशय का निर्माण करता है। और ये जलाशय जहां निर्माण करता है वहां एक गांव है, और गांव का नाम क्या है? दुधावा। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो दुधावा नामक गांव में, दुधावा गांव कहां पर आता है? धमतरी में। तो इसी दुधावा नामक गांव में महानदी एक जलाशय का निर्माण करते हैं, इसका नाम है दुधावा जलाशय। जो दुधावा जलाशय है, इस दुधावा जलाशय का शिलान्यास 1953 को हुआ था। और दुधावा जलाशय का स्थापना 1963 को हुआ। तो शिलान्यास कब हुआ? 1953 को। और उसका लोकार्पण कब हुआ? 1963 को। और नाम क्या है? दुधावा जलाशय। और दुधावा जलाशय किस नदी में है? महानदी में है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे किताब है जहां दुधावा जलाशय के बारे में कहा गया कि वो दूध नदी बनाती है। तो दूध नदी बिल्कुल नहीं बनाएगा, दूध से दुधावा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दुधावा एक गांव है, कहां पर? धमतरी में। और दुधावा जलाशय का निर्माण करने वाली क्या है? महानदी है, ना कि दूध नदी। दूध नदी कांकेर से निकलती है और नरहरपुर में दूध नदी मिल जाती है किससे? महानदी से। तो दुधावा जलाशय यहां पर नहीं है, दुधावा जलाशय यहां है। यहां की एक गांव है, नाम क्या है? दुधावा। तो दुधावा जलाशय का निर्माण करने वाला नदी कौन सा है? महानदी। फिर महानदी इसी दुधावा जलाशय निर्माण करने के बाद कहां जाती है? कांकेर। और कांकेर के नरहरपुर में इस नदी से मिलने वाली नदी क्या है? तो दूध नदी है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपके कई किताबों में दूध नदी को माना गया है दुधावा जलाशय निर्माण करने वाली नदी, लेकिन दूध नदी नहीं है। हो सकता है कि उसको सुधारीकरण कर दिए होंगे किताब वाले, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि महानदी जो है, महानदी निर्माण करती है क्या? दुधावा जलाशय, जिसका शिलान्यास कब हुआ? 1953 में। और जिसका लोकार्पण कब हुआ? 1963 में। तो ये क्या हो गया आपका? दुधावा जलाशय। इसके अलावा मैंने आपको नाम क्या बताया है? तो माडम सिल्ली जलाशय। तो माडम सिल्ली जलाशय पूरे एशिया का पहला क्या है? तो साइफन डैम है। तो एशिया का पहला साइफन डैम कौन सा है? तो माडम सिल्ली जलाशय, जिसका निर्माण कार्य 1914 को चालू हुआ और यह बनकर तैयार हुआ 1923 को। और इसको बनाने वाले एक व्यक्ति का नाम कहता है एल्फिस्टन। तो एल्फिस्टन नामक व्यक्ति ने माडम सिल्ली जलाशय का क्या किया? निर्माण किया। और एल्फिस्टन नामक इंजीनियर ने माडम सिल्ली के निर्माण कब किया? तो 1914 को चालू किया और 1923 को यह बनकर तैयार हुआ। यह क्या था आपका? तो साइफन डैम। साइफन डैम क्या होता है मैं आगे आपको बताता हूं।
ठीक है, बस अब ध्यान दीजिए, ये एशिया का पहला क्या है, साइफन डैम है। बताऊंगा अभी क्या है होता है साइफन डैम। ये भी याद रखिएगा, माड़म सिल्ली जलाशय धमतरी में है, लेकिन मड़ुम सिल्ली, शब्दों को देखिए, मड़ुम सिल्ली, मड़ुम सिल्ली एक वाटरफॉल है जो कि रायगढ़ जिले में है, सारंगढ़ के आगे में, लात नदी में। तो कंफ्यूज मत होना, लात नदी में क्या है, मड़ुम सिल्ली जलप्रपात। तो मड़ुम सिल्ली जलप्रपात किसमें, लात नदी में। जब हम पढ़ेंगे लात नदी रायगढ़ में, जब पढ़ेंगे हम राजा मचान जलप्रपात, चुहरी वाटरफॉल, वैसे ही मड़ुम सिल्ली वाटरफॉल किसमें, लात नदी में। ठीक है, तो लात नदी में मड़ुम सिल्ली वाटरफॉल है, लेकिन माड़म सिल्ली जलाशय किसमें है, तो धमतरी में। और ये किस नदी में, तो सिल्लियारी नदी में। तो सिल्लियारी नदी यहां पर एक जलाशय का निर्माण करता है। और ये जो जलाशय का बनना प्रारंभ कब हुआ, 1914 को, बनकर तैयार कब हुआ, 1923 को। और बनाने वाले कौन है, एल्फिंस्टन है। और ये पहला हमारा क्या है, तो साइफन डैम है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहां पर एक गांव का नाम क्या है, रुद्री। महानदी इस रुद्री में एक जलाशय का निर्माण करता है, इसका नाम है रुद्री जलाशय। ध्यान दीजिएगा, यहां पर रुद्री जलाशय का आप इतिहास देख लो। सबसे पहले यहां पर रुद्री पिकअप वेयर का स्थापना किया 1915 में। इसी वेयर में हमने नहर बनाना चालू किया। और नहर जो है रुद्री कैनल, रुद्री कैनल, कैनल मतलब नहर होता है, नहर बनकर तैयार हुआ 1927 में। 1920 को यह नहर जाता है कंडेल, तो हाँ कंडेल नहर सत्याग्रह भी होगा। तो 1927 में रुद्री नहर का निर्माण हो जाता है। फिर रुद्री हाइडल पावर स्टेशन का स्थापना 1990 को होता है, जहां पर 0.100 मेगावाट के 2 यूनिट हमने डाला, तो 0.200 मेगावाट यहां बिजली का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। इसके अलावा फिर हमने इसको रुद्री बराज बना दिया। और रुद्री बराज हमने कब बनाया, तो 1993 में। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्रम आपको याद रखना होगा। सबसे पहले रुद्री पिकअप वेयर 1915, फिर इसी रुद्री पिकअप वेयर से हमने क्या बनाया, एक कैनल निकाला कब, एक नहर निकाला कब, 1927 में। फिर इसी में एक पन बिजली परियोजना, कितना, 0.20 मेगावाट का, 0.10 मेगावाट के 2 यूनिट। और उसके बाद रुद्री बराज 1993। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये बराज क्या होता है, वेयर क्या होता है और डैम क्या होता है। तो यहां देख लो अब क्या क्या होता है, ये इसको भी आप सामान्य भाषा समझिए, बहुत डिटेल में तो नहीं, मैं एकदम नॉर्मल वे में आपको समझा देता हूं कि एक्चुअली ये डिफरेंस क्या होता है। कई लोगों को ये डिफरेंस ही नहीं पता रहता। तो सबसे पहले देखो क्या वेयर। मान लो ये नदी बह रही है, अब इस नदी के पानी को मेरे को रोकना है, तो बीच में एक टीला टाइप का बना देता हूं ऐसा, एक यहां पर मैं एक हार्डल बना देता हूं, एक ऑब्स्टेकल मैंने बना दिया। तो ये जो ऑब्स्टेकल है ये क्या है, तो वेयर होता है। मतलब अब यहां से जो पानी है, जो धारा है, ये यहां से पार नहीं हो पाएगा। तो हुआ क्या कि जो आपका वेयर होता है, वेयर में क्या होगा कि ये पानी तो रुक जाएगा, लेकिन एक समय आएगा कि जब पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो ये इसको ओवरफ्लो कर देगा। तो याद रखना, वेयर में हमेशा क्या होता है, ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो हो जाता है किसका, पानी का। मतलब नदी है, ये नदी है, नहीं पानी है नदी का, तो नदी के पानी के बीच में हमने क्या बना दिया, एक ऑब्स्टेकल बना दिया। तो ये जो पानी है यहां पर स्टोर हो गया, स्टोर हुआ, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, रिजर्वोयर। अब ये पानी ये क्या हुआ, स्टोर हुआ, लेकिन एक समय आएगा कि पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो यही पानी इसको क्या कर देगा, ओवरफ्लो। तो ये ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, वेयर। अब इसी वेयर में मैं क्या करूंगा कि मान लो ये वेयर है, इसी वेयर में मैं यहां क्या बना दूंगा, गेट्स बना दूंगा, नंबर ऑफ गेट्स बना दूंगा। तो ये क्या हुआ, नदी है, पानी है। अब यहां पर क्या होगा कि मान लो ये गेट बना, ये गेट क्लोज है, तो पानी यहां पर स्टोर है। लेकिन जब ये पानी का लेवल बढ़ जाएगा, अपस्ट्रीम बढ़ जाएगा, और एक ऐसा समय आ जाएगा कि पानी अब ओवरफ्लो होने वाला होगा, तो उस समय हम क्या करेंगे, गेट को ओपन कर देंगे। तो गेट से पानी क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा और सिंचाई के लिए काम आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इसी वेयर का तो दूसरा रूप क्या है, तो बराज। बराज में हम क्या करते हैं, बराज में ओवरफ्लो नहीं होता। किसमें, बराज में। वेयर में ओवरफ्लो होता है, वेयर में गेट नहीं होता। इसमें क्या होगा, गेट होगा, और इस गेट से हम पानी को क्या कर देंगे, डाइवर्ट कर देंगे, और वो काम आ जाएगा किसके, तो सिंचाई के। तो ये क्या हो गया, बराज।
अब वही अगर मैं बात करूं किसकी, डैम की, तो डैम क्या होता है कि मान लो आपका कोई पहाड़ी एरिया है, अब यहां से कोई पानी बह रहा है, तो इस पानी को रोकने के लिए मैं एक कंक्रीट दीवार ऐसा बना दूंगा, तो इस कंक्रीट दीवार के अंदर में पानी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, आपका डैम हो गया। लेकिन इसमें भी क्या कंडीशन आएगा कि एक समय आएगा कि पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो पानी के लेवल बढ़ जाएगा तो ये बराज, ये इस डैम से पानी क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। तो उस ओवरफ्लो से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर एक स्पिल वेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पिल वे। और ये जो स्पिलवे है, इसी स्पिलवे को हम क्या बोलते हैं, साइफन बोलते हैं। ऐसे भी बहुत से, यहां पर भी बहुत सारे गेट्स होते हैं, तो इस स्पिलवे से पानी क्या होता है, तो फ्लो हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं साइफन डैम। तो इस प्रकार से ये वेयर है, बराज है, और ये क्या है, साइफन डैम। साइफन डैम मतलब वहां पर क्या होगा, स्पिलवे होगा, ताकि डैम से पानी ओवरफ्लो ना हो। और ऐसा और इस प्रकार का जो आपका डैम है, साइफन डैम, एशिया का पहला, वो क्या है, मडुमसिल्ली जलाशय, जिसका निर्माण कब हुआ, 1914 को काम चालू हुआ और बनकर तैयार हुआ 1923 को। और इसका निर्माण करने वाली नदी क्या है, तो सिलियारी है। और वहीं यहां पर रुद्री जलाशय है। रुद्री जलाशय का निर्माण कब हुआ, 1915 को ये एक वेयर बना, 27 को यहां नहर बना, और यहां पर हाइडल पावर स्टेशन का स्थापना हुआ 1990 को, और यहां रुद्री बराज का स्थापना हुआ 1993 को। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम देखेंगे जो रुद्री है, रुद्री नामक गांव में आपको रुद्रेश्वर महादेव मंदिर मिलता है। और ये जो रुद्रेश्वर महादेव मंदिर है ना, इसका निर्माण करने वाला एक राजा जो कि चंद्रवंश का राजा है। चंद्रवंश आपके किसी भी किताब में नहीं लिखा है, तो मैं एक काम करता हूं कि दो राजवंश, एक कंद्र और एक चंद्र, ये दोनों राजवंश से संबंधित कल मैं आपको एक वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये दो राजवंश आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, तो कल मैं इस दोनों राजवंश संबंधित आपके लिए एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा। तो एक एक राजाओं को मैं आपको बता दूंगा, कंद्र राजवंश और चंद्र राजवंश के बारे में। तो चंद्र राजवंश का एक राजा था जिसका नाम था रुद्रदेव, और उसी रुद्रदेव ने रुद्रेश्वर महादेव मंदिर का क्या किया, निर्माण किया। ध्यान दीजिए, चंद्र राजवंश में एक राजा था वीर कन्हार देव। वीर कन्हार देव के नाम से कन्हारपुरी है। फिर एक नाम वीर किशोर देव। वीर किशोर देव वो थे जिन्होंने नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो नगरी को, जो नगरी है, इस नगरी को राजधानी बनाने वाले कौन थे, वीर किशोर देव। सिहावा को राजधानी को बनाए थे वीर कन्हार देव। तो वीर कन्हार देव सिहावा को राजधानी बनाए थे, वीर किशोर देव नगरी को राजधानी बनाए थे। उसके बाद नाम आता है वीर तनुदेव। वीर तनुदेव जो थे वो कांकेर को राजधानी बनाए थे। कौन, वीर तनुदेव। और वीर वासुदेव वो थे जो गोंचा पर्व की शुरुआत किए थे, कहां पर, कांकेर में। ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसी श्रृंखला में एक नाम क्या मिलेगा, वीर रुद्रदेव। तो रुद्रदेव ने रुद्रेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया, और रुद्रेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करने के बाद इस जगह का नाम क्या हुआ, रुद्री पड़ा। क्या पड़ा, रुद्री। तो रुद्री का नामकरण किसके नाम से हुआ है, रुद्रदेव के नाम से हुआ है। तो यहां पर क्या है, रुद्रेश्वर महादेव मंदिर। तो कल आप चिंता न करें, कल मैं कंद्र राजवंश और चंद्र राजवंश का एक वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसी के आप आगे बढ़ोगे तो इसके ठीक आगे में मेरे को इसी महानदी में एक और जलाशय मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा जलाशय मिलेगा जिसका नाम है गंगरेल जलाशय। तो ये मेरा एरिया क्या हो गया, गंगरेल जलाशय का। तो मैं क्या लिख दूंगा, गंगरेल डैम। ठीक है, तो धमतरी के बाद आपको एक और डैम क्या मिलेगा, गंगरेल जलाशय। अगर मैं गंगरेल जलाशय की बात करूं तो गंगरेल जलाशय छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा जलाशय है। 1830 मीटर का इसकी लंबाई है, सबसे बड़ा जलाशय है। तो छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, गंगरेल जलाशय है। ध्यान दीजिएगा, इस गंगरेल जलाशय के बारे में आप देख लीजिए। गंगरेल जलाशय का लोकार्पण जून 1962 को हुआ। इंदिरा गांधी ने इस जलाशय का नींव डाला था, जिसके बाद 1972 को इसका इंदिरा गांधी ने नींव डाला था। फिर 1978 को इसका लोकार्पण हुआ। तो इसका लोकार्पण कब हुआ है, 1978 को हुआ। किसका, तो गंगरेल जलाशय का। गंगरेल जलाशय जो है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2.5 मेगावाट के
4 यूनिट हाइडल पावर स्टेशन के लिए डाला गया है। मतलब यहां पर 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। कहां पर? गंगरेल जलाशय में। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा जलाशय है और इसका एक और नाम रविशंकर जलाशय है। तो इसका एक और नाम क्या है? रविशंकर जलाशय। तो गंगरेल डैम का एक और नाम क्या है? रविशंकर जलाशय। इसका नींव किसने डाला है? इंदिरा गांधी ने जून 1972, 5 जून 1972। और इसका लोकार्पण कब हुआ? 1978 को। ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी, क्योंकि यहां 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट डालकर हमने 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना चालू किया है। तो 10 मेगावाट बिजली का ये क्या करता है? उत्पादन करता है। रुद्री 0.20 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है और ये 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। प्लस इसका एक और नाम क्या है? रविशंकर जलाशय। ध्यान दीजिएगा, इसी गंगरेल डैम में, गंगरेल डैम को की बात अगर मैं करता हूं तो यहां पर, या इस गंगरेल डैम को हम मिनी गोवा बोलते हैं। इसके अलावा आप लोग एक काम करिएगा, मेरे को ये बताइएगा कि यहां पे एक लेक है, इस लेक का नाम क्या है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। नहीं बताएंगे तो मैं कल आपको बता दूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि यहां पर एक लेक है, इस लेक का आप मुझे क्या बोल करोगे? नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में। आप खोजोगे कि भाई गंगरेल जलाशय में कौन सा लेक है, कौन सा झील है, कौन सा लेक व्यू है। ठीक है, जो आप नहीं बताओगे मैं ही बताता हूं। तो बरडीहा डैम, सॉरी बरडीहा लेक। तो यहां पर बरडीहा लेक आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं कभी ऐसा कोई कमेंट, क्योंकि मैंने देखा कि लास्ट 2 वीडियो में भी मैंने आपसे कुछ पूछा था, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे उसका जवाब नहीं मिला था, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर। लेकिन अगला जो होगा मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है? तो बरडीहा लेक। इसके अलावा यहां एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? अंगार मोती। तो अंगार मोती मंदिर। और अंगार मोती मंदिर के अलावा यहां एक और मंदिर है, इसका नाम है ओना कोना मंदिर। तो यहां 2 मंदिर का क्या? अंगार मोती मंदिर और ओना कोना मंदिर। तो ओना कोना मंदिर और अंगार मोती मंदिर कहां मिलेगा आपको? गंगरेल जलाशय में। इसके अलावा जो गंगरेल जलाशय, उसका एक और नाम क्या है? तो मिनी गोवा। और यहां पर एक बरडीहा क्या है? लेक है। तो बरडीहा लेक, मिनी गोवा, अंगार मोती मंदिर और ओना कोना मंदिर। ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगार मोती और ओना कोना मंदिर आपको मिलने वाला है कहां पर? गंगरेल जलाशय में। और ये गंगरेल जलाशय एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी है जहां पर हम 10 मेगावाट बिजली का क्या कर रहे हैं? तो उत्पादन भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका? गंगरेल जलाशय। अब इसी गंगरेल जलाशय के फिर इधर में क्या है? तो धमतरी है। आपको पता है कि धमतरी क्या है? तो धमतरी एक हमारा जिला मुख्यालय यहां का। इस धमतरी में हमको बहुत प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा। जैसे कि इस धमतरी में आपको एक मंदिर मिलने वाला है जिसका नाम है रामचंद्र मंदिर। रामचंद्र मंदिर के अलावा बिलाई माता का मंदिर। बिलाई माता का नाम विंध्यवासिनी देवी भी होता है। तो बिलाई माता मंदिर और रामचंद्र मंदिर कहां मिलेगा आपको? तो धमतरी में। ध्यान दीजिएगा, इसी धमतरी में महात्मा गांधी भी आए थे। जब आप छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ोगे तो अब जानोगे भाई 20 दिसंबर 1920 कंडेल नहर सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको नेतृत्व प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आते हैं। हालांकि महात्मा गांधी के आने से पहले ही कंडेल नहर सत्याग्रह समाप्त हो जाता है। तो कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, उसको नेतृत्व प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी जब नागपुर अधिवेशन में जाते हैं शामिल होने के लिए, तो 20 दिसंबर 1920 को वो रायपुर आते हैं शौकत अली के साथ। शौकत अली वो जो खिलाफत आंदोलन के मुख्य क्या थे? नेता थे। खिलाफत आंदोलन क्या? जब आप पढ़ोगे वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर में आप देखोगे सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 को हुआ था। तो सेवर्स की संधि में हुआ यह था कि यूके और टर्की के बीच में एक संधि हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि जितने भी जो टर्की के जो खलीफा होते थे, खलीफा जो मुसलमान धर्म का मुख्य गुरु होते थे, तो जो खलीफा होते थे, खलीफाओं की पूरी शक्ति को वहां पर खत्म कर दिया गया था सेवर्स की संधि में 10 अगस्त 1920। वर्ल्ड वॉर प्रथम, जब वर्ल्ड वॉर का भी मैं एक सीरीज लाने वाला हूं, तो उसके बाद खिलाफत आंदोलन चालू होता है भारत में। शौकत अली भी आते हैं कहां? छत्तीसगढ़। और कब आते हैं? तो 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी और शौकत अली पहले कहां आते हैं? रायपुर आते हैं। और रायपुर के बाद 21 दिसंबर 1920 को ये दोनों कहां पहुंचते हैं? तो धमतरी पहुंचते हैं। धमतरी में एक चौक, इसका नाम है मकई चौक, मकई बंध चौक।
इसी मकई बंद चौक में ये आते हैं, जहां पर जनता इनका अभिनंदन करते हैं पूरा। और मकई चौक के बाद ये जामू हसन का बाड़ा में ये पहला अपना भाषण देते हैं। कौन? तो महात्मा गांधी। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में पहली बार कब आए? तो छत्तीसगढ़ में पहली बार कब आए? तो 20 दिसंबर 1920। और धमतरी में कब आए? तो 21 दिसंबर 1920 को आए। ठीक है। वाजीराव कृदंत उस समय के यहाँ के विधायक थे, जो जिन्होंने तिलक फंड के लिए 501 रुपए अनुदान किया था। किनको? महात्मा गांधी को। तो वो पढ़ेंगे हम इतिहास में। तो 21 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी पहली बार कहां आते हैं? तो धमतरी पहुंचते हैं। हालांकि 25 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी दूसरी बार भी कहां आते हैं? तो धमतरी आते। तो महात्मा गांधी 2 बार धमतरी आएंगे, एक आपका 21 दिसंबर 1920 और एक आपका 25 नवंबर 1933। तो ये हमारा पाठ है किसका? छत्तीसगढ़ के इतिहास का। जब हम पढ़ेंगे तो हमको अच्छे डिटेल में समझा दूंगा। तो ये आपके क्या है? धमतरी में, जहां महात्मा गांधी भी आते हैं। इसके अलावा आपका जो धमतरी है, धमतरी आपके छत्तीसगढ़ का पहला वो जगह है, पहला वो जिला है जहां पर ई टॉयलेट का स्थापना हुआ। तो ई टॉयलेट, छत्तीसगढ़ का पहला ई टॉयलेट का स्थापना कहां पर हुआ? धमतरी में। ठीक है। ई टॉयलेट के अलावा ये छत्तीसगढ़ का पहला जिला है जहां पर मध्याह्न भोजन को ऑनलाइन किया गया। तो पहला जगह जहां मध्याह्न भोजन को ऑनलाइन किया गया वो भी क्या है? धमतरी है। और छत्तीसगढ़ का पहला ई टॉयलेट भी कहां स्थापना किया गया? धमतरी में। इसके अलावा इसी धमतरी में छत्तीसगढ़ का पहला किसान बाजार का स्थापना किया गया। ध्यान दीजिए, एक किसान मॉल पूछ चुका है राजनांदगांव आपका पीएससी में। तो अगर किसान मॉल बोला तो राजनांदगांव, लेकिन किसान बाजार, तो छत्तीसगढ़ का पहला किसान बाजार का स्थापना कहां किया गया? तो धमतरी में। तो इस बार ये क्या है? धमतरी है। मैं बात कर रहा हूं धमतरी की, तो ध्यान दीजिए, धमतरी आपके देश का सबसे अग्रणी जिला है हर्रा के उत्पादन में। हर्रा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला यह जिला है। कौन सा? धमतरी। हर्रा के अलावा आपको बहुत सारे वन औषधि मिल जाएगा, जैसे मूसली, बहरा, आंवला। तो इतने सारे औषधि, मतलब इस आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर वन औषधि ग्राम आपको बहुत मिलेंगे। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, धमतरी जिले के आसपास जितने भी जो गांव हैं वहां वन औषधि ग्राम ज्यादा है। और उन सभी ग्रामों का संचालन, उसका प्रशासन कार्य देखने वाला कौन है? तो वन विभाग। और इसको हम बोलते हैं क्या? धमतरी मॉडल। मतलब ये एक ऐसा जिला है जिसका अधिकांश जिले का प्रशासनिक कार्य देखने वाला क्या है? तो वन विभाग है। इसको हम क्या बोलते हैं? धमतरी मॉडल। और यहां पर भारी मात्रा में वनोपज का क्या है? उत्पादन है, जिसमें हर्रा और लाख के नाम से अगर बात करोगे कि लाख और हर्रा, तो हर्रा और लाख में ये देश में एक अग्रणी जिला है उत्पादन के संदर्भ में। तो हर्रा का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां पर? धमतरी में। और हर्रा के अलावा लाख का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां पर? धमतरी में। और ध्यान दीजिएगा, इसी धमतरी में हमें देखते हैं कि यहां पर राइस मिल कॉम्प्लेक्स हमको मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 2 जगह राइस मिल कॉम्प्लेक्स है, एक आपका तिल्दा में और एक आपका धमतरी में। तिल्दा में 100 राइस मिल को मिलाकर हमने राइस मिल कॉम्प्लेक्स बनाया है, और धमतरी में 200 राइस को मिलाकर हमने राइस मिल कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो धमतरी और तिल्दा ये 2 जगह है आपके छत्तीसगढ़ का जहां पर क्या है? तो राइस मिल क्या है? तो कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा अब चूंकि मैंने बताया कि भैया हर्रा, लाख और वन औषधियों का सर्वाधिक क्या है? उत्पादन है। इसी कारण से धमतरी के पास जो जगह है बंजारी धाम बागोद, इसी बंजारी धाम बागोद को छत्तीसगढ़ का हर्बल मेडिसिन पार्क बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ का हर्बल मेडिसिन पार्क क्या है? तो बंजारी धाम बागोद। और इसी बंजारी धाम बागोद में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है, तो और निर्माण किया जा भी रहा है ये। तो मेगा फूड पार्क, तो छत्तीसगढ़ का मेगा फूड पार्क और हर्बल मेडिसिन पार्क कहां पर है? तो बंजारी धाम बागोद में। और हर्बल मेडिसिन पार्क क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि यहां धमतरी मॉडल अप्लाई है। यहां के जितने भी जो गांव हैं उन गांव में वन औषधिया, वनोपज का यहां पर सर्वाधिक क्या है? उत्पादन है। हर्रा और लाख में तो ये अग्रणी क्या है? जिला है। इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं? हर्बल मेडिसिन पार्क। और इसी हर्बल मेडिसिन के कारण से छत्तीसगढ़ को हमने हर्बल स्टेट भी क्या किया गया है? तो डिक्लेयर किया गया है। किस कारण? धमतरी के कारण। चलिए, इसी धमतरी से आगे आप बढ़ोगे तो यहां क्या मिलेगा? कंडेल मिलेगा। और आपको मालूम है कि कंडेल में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। ये हम पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे? इतिहास। जैसे रुद्री में रुद्री नवा गांव
सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, ठीक है। तो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1922, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह 1930, 30 जुलाई 1930 को गट्टा सिल्ली सत्याग्रह जंगल सत्याग्रह हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पर 1922 को रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह हुआ था, और 1920 को कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। ये सब मैं पढ़ाऊंगा जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाऊंगा, नहीं कि यहां पढ़ा दिया तो ये बहुत और ज्यादा ये लंबा हो जाएगा ये जिला। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये ध्यान देना है कि कंडेल में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। उसी कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए थे। और महात्मा गांधी कब आए थे? तो 20 दिसंबर 1920 को, जिसके कारण 21 दिसंबर 1920 को वो कहां पहुंचे थे? तो धमतरी पहुंचे थे। इसी कंडेल के पास यहां पर क्या है? तो देवपुर है। और ध्यान दीजिए, जो देवपुर है, इस देवपुर में एक धाम है, इसका नाम है डोंगरेश्वर धाम। क्या धाम? डोंगरेश्वर धाम। और इसी डोंगरेश्वर धाम में आपको क्या मिलेगा? एक मंदिर मिल जाएगा। और इस डोंगरेश्वर धाम में जो आपको मंदिर मिलेगा, उस मंदिर का नाम क्या है? तो हटकेश्वर महादेव मंदिर और पतालेश्वर महादेव मंदिर। मुख्यतः नाम है पतालेश्वर महादेव मंदिर। तो पतालेश्वर महादेव मंदिर आपको मिलेगा कहां पर? देवपुर में। और उसको हम क्या बोलते हैं? तो डोंगेश्वर धाम बोलते हैं। फिर क्या मिलेगा आपको? कुरुद। और कुरुद के पास क्या है? देमार। और ध्यान दीजिएगा, जो देमार है ये मत्स्य उत्पादन केंद्र है। तो ये फिशरी डेवलपमेंट सेंटर है, कौन सा? आपका धमतरी जिले का। तो देमार क्या है? तो मत्स्य उत्पादन केंद्र। कहां का? धमतरी का। तो महानदी में जो कुरुद देमार है, तो देमार में क्या है? मत्स्य उत्पादन केंद्र। देवपुर में क्या है? पतालेश्वर महादेव मंदिर, इसको हम क्या बोलते हैं? डोंगरेश्वर धाम। कंडेल में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था 1920 को, अगस्त 1920 को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में। बाद में नारायण राव मेघावाले और पंडित सुंदरलाल शर्मा इनका सपोर्ट किए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा 2 दिसंबर 1920 को कहां जाएंगे? कलकत्ता जाएंगे। किनसे मुलाकात करने? महात्मा गांधी से। फिर महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे कब? 20 दिसंबर 1920 को। और धमतरी कब आएंगे? 21 दिसंबर 1920 को। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? कुरुद और देमार। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है? मगरलौद। मगरलौद में एक जगह है श्याम तरई, और जो श्याम तरई है वो धमतरी जिले का औद्योगिक क्षेत्र है। इसी श्याम तरई के पास यहां एक जगह है मोहेरा। क्या जगह है? मोहेरा। ध्यान दीजिएगा, मोहेरा धमतरी और गरियाबंद जिले के किसमें है? तो बॉर्डर में है। और ये जो मोहेरा है ना, इसी मोहेरा में एक मंदिर है, इसका नाम है निरई माता का मंदिर। ये निरई माता का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। निरई माता का मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे साल में सिर्फ एक बार खुलता है, और वो भी सिर्फ 5 घंटे के लिए। मतलब कभी अगर आपसे ये पूछा कि भाई वो कौन सा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है और वो भी सिर्फ 5 घंटे के लिए, तो वो क्या है? निरई माता का मंदिर। निरई माता का मंदिर कहां पर है? मगरलौद के मोहेरा में। लुक, यहां से, इस मोहेरा से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी में क्या है? तो गरियाबंद है। हमको लगता है कि ये गरियाबंद में है ये जगह, लेकिन ये एक्चुअल में कहां आता है? धमतरी में आता है। तो धमतरी की मगरलौद में क्या है? मोहेरा, जहां पर क्या है? निरई माता का मंदिर। और निरई माता के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि के प्रथम रविवार में सिर्फ 5 घंटे के लिए ही ये मंदिर क्या होता है? खुलता है। तो साल में सिर्फ एक बार ये मंदिर का आपको क्या होगा? दर्शन होगा, माता का दर्शन होगा। इसका नाम क्या है? निरई माता। और निरई माता के इस मंदिर का रक्षा करने वाले क्या कौन होते हैं? तो मधुमक्खी। यहां आसपास आपको मधुमक्खी बहुत मिलते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी किसी किताब में आपको नहीं मिलने वाला। तो निरई माता का मंदिर, निरई माता को प्रणाम करने आप कहां जाओगे? मगरलौद के मोहेरा में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कई लोग ये बोलेंगे कि भाई ये गरियाबंद में, तो गरियाबंद में नहीं है। गरियाबंद की दूरी यहां से कम है, मात्र 14 किलोमीटर की दूरी में गरियाबंद आ जाता है। लेकिन ये एक्चुअल में कहां आता है? तो धमतरी जिले में। कि धमतरी जिला और गरियाबंद जिले के बॉर्डर में है क्या? तो मोहेरा। तो क्या हो गया आपका? निरई माता का मंदिर। इसके अलावा इसी धमतरी में आपको यहां एक जगह मिलेगा लीलर, और यहां मिलेगा टेंगनागढ़। टेंगनागढ़ और जो लीलर है, इसका हाल ही में अभी खुदाई किया जा रहा है भारती श्रुति और सोबरन सिंह यादव। तो भारती श्रुति और सोबरन सिंह यादव यहां का उत्खनन कार्य कर रहे हैं, और जहां पर बहुत सारे में पुरातात्विक अवशेष मिले हैं।
तो ये एक पुरातात्विक स्थल है, कौन सा? लीलर और टेंगनागढ़। और उसका एस्केवेटर कौन है? तो भारती श्रुति और सोबरन सिंह यादव। इसमें जो टेंगनागढ़ है ना, तो ये ध्यान दीजिए, टेंगनागढ़ आपके छत्तीसगढ़ के गढ़ों में एक गढ़ है। कौन सा? टेंगनागढ़। शिवनाथ नदी के दक्षिण और उत्तर में 18 गढ़ है। तो उन 18 गढ़ में, दक्षिण के उस 18 गढ़ में एक गढ़ कौन सा है? तो टेंगनागढ़ भी है। तो टेंगनागढ़ एक गढ़ है आपके छत्तीसगढ़ का। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा क्या है? धमतरी है। ध्यान दीजिएगा, धमतरी में डुइस डोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डुइस डोल इसलिए इंपॉर्टेंट कि डुइस डोल क्या है? तो यहां का रथ यात्रा, यहां के रथ यात्रा को हम क्या बोलते हैं? डुइस डोल बोलते हैं। कहां का? धमतरी के। तो धमतरी के रथ यात्रा को हम क्या बोलेंगे? डुइस डोल। तो इस प्रकार से ये हमारा धमतरी जिला था। मुझे से लगता है कि मैंने धमतरी जिला संबंधित मैंने आपको हर एक चीज बता दिया। एक आधी चीज कोई छूटा होगा तो आप इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको धमतरी जिले के लगभग बहुत सारी चीजें आपको बताया है। अब यहां पर आप तहसील और विकासखंड में देख लीजिए किसका? धमतरी का। तो तहसील में एक कुरुद है, तो एक क्या हो गया? कुरुद, एक आपका धमतरी, एक आपका नगरी और एक आपका मगरलौ। तो ये 4 तहसील है और ये चारों क्या है? विकास खंड। कहां के? धमतरी जिले के। तो ये जिला यहां पर क्या होता है? समाप्त होता है। तो मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो कि निरंतर ऐसे वीडियो आपके लिए लेते जाऊं, तो आपको उसके लिए करना क्या होगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोस को लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। लाइक आप तब करो जब आपको पसंद आए, लेकिन आपको क्या करना होगा? शेयर करना होगा। अन्यथा मैं फिर बोलता हूं कि कुछ दिन मैं 2-3 वीडियो और लेके आऊंगा, फिर मैं वहां पर शांत बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है आपका लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो टिल देन, धन्यवाद।